सूत्रों को जो सीख लेगा वो गणित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाए। कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं गणित का। एक बहन जी है, एक माता जी है, नाम नहीं लेना चाहता उनका, आप सब समझ जाएंगे एक मिनट में। वो पूरी दुनिया में प्रवास करती हैं और बड़े बड़े शो करती हैं, लाखों रुपए उस शो के वो लेती हैं। एक एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजारों रुपए की टिकट खरीदता है, डॉलर्स में खरीदता है। और वो माताजी सबको यही बताती हैं गणित के सूत्र, और चमत्कारिक तरीके से बताती है। 10 अंक का कुछ संख्या लिख दो और 10 अंक की एक संख्या लिख दो, दोनों का गुणा कर दो। कैलकुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माताजी उसके पहले बता देती है, और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके ऊपर। वो कुछ भी नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र हैं। कोई सीख लेगा तो वो बता देगा, उसमें कौन सी खास बात है। और उनके बारे में अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है, जिनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है, जिनके गणित की गणनाएं कंप्यूटर से ज्यादा तेज है, ऐसी माताजी का व्याख्यान सुनने आइए या दर्शन करने आइए। मैं सोचता हूँ कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है, सभी बहनें हो सकती है, सभी भाई हो सकते हैं। बस वैदिक गणित के वो 17 सूत्र सीखने की देर है। और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो तो पुस्तकें उसकी बाजार में उपलब्ध हैं। मेरी आपको एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजिए। गणित उनको रोचक हो जाए। हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे ज्यादा बोरियत आती है, क्योंकि आज जो हम गणित सीखते हैं और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं। उसमें रस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो वैदिक गणित लिखा गया है, इसको सीखने में इतना रस है कि आप 90 साल के भी हो जाएं तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे 15-17 साल के बच्चे सीखते हैं। हमारे भारत में शिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि शिक्षा को रसपूर्ण बना के सिखाना, हंसते हंसते सिखा देना, खेलते खेलते सिखा देना, गाना गाते गाते सिखा देना, गीत गाते गाते सिखा देना, दुनिया में कहीं नहीं है ये। तो वैदिक गणित के सूत्रों को आप सीखें, बहुत अच्छा हो। नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, उनसे आप आसानी से कर सकते हैं। और मेरा तो कहना है कि आप सीखकर दूसरों को सिखाने का अभियान चला सकते हैं। कम से कम ये जो तिलिस्म बना हुआ है 2-3 लोगों के नाम पर कि वो गणना करते हैं कंप्यूटर से ज्यादा तेज, मैं चाहता हूँ भारत स्वाभिमान का हर कार्यकर्ता, वो भाई हो या बहन, कंप्यूटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदिक गणित के ये सूत्र सीखे। एक दो बात और कहना चाहता हूँ। हम भारतवासियों ने दुनिया को और क्या क्या दिया है। सारी दुनिया को सबसे पहले बर्फ बनाना हमने सिखाया। अद्भुत देश है ये भारत। यहाँ बर्फ सबसे कम है, लेकिन बर्फ बनाना सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं। भारत में बर्फ जहाँ है ना, वो कुल मिला के 2-4 राज्य हैं। एक तो जम्मू कश्मीर है, एक तो हिमाचल प्रदेश है, एक तो हमारा ये उत्तराखंड है, और थोड़ा बहुत उत्तर पूर्व के कुछ प्रदेश हैं छोटे, जहाँ पर बर्फ गिरती है। ये बर्फ प्रकृति की बनाई हुई है, लेकिन हम भारतवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई सबसे पहली बर्फ हमने दी है दुनिया को, और उसकी तकनीकी भी हमने बताई है पूरी दुनिया को। हमारे देश में एक महान राजा हुआ, उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आप सबने पढ़ा है, सुना है, जानकारी आपको होगी। हर्षवर्धन की 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि वो वैज्ञानिक था और राजा हुआ। सबसे बड़ी बात उसके बारे में जो दुनिया नहीं जानती वो ये कि वो खाली राजा नहीं था, वो वैज्ञानिक था और राजा हुआ, और चक्रवर्ती सम्राट हुआ। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब आप समझते हैं? भारत में चक्रवर्ती सम्राट कौन हो सकता है? जो एक गांव का राजा होता है उसको हमारे देश में कहा जाता है सरपंच। जो 10 गांव का राजा होता है उसको कहा जाता है नायक। जो 100 गांव का राजा होता है उसको कहते हैं सामंत। जो 1000 गांव का राजा होता है उसको कहते हैं राजा। फिर 10,000 गांव का जो हो जाए राजा वो महाराजा। फिर 1 लाख गांव का जो हो जाए वो सम्राट, और 7 लाख गांव का जो राजा हो वो चक्रवर्ती सम्राट। और भारत में लगभग 7 लाख ही गांव रहे। तो हर्षवर्धन चक्रवर्ती सम्राट था, माने पूरे भारत का राजा था। एक बात, वैज्ञानिक था। दूसरी बात, और विज्ञान की किस भाषा में उसको दक्षता थी
केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। केमिस्ट्री उसको बहुत आती। जब वो राजा बना, उसकी बेटी बीमार हो गई और उसको बहुत तेज बुखार आया, तो पहली बार उसने अपनी बेटी का बुखार उतारने के लिए बर्फ बनवाई और उसका इस्तेमाल किया। हर्ष चरित्रम करके एक पुस्तक लिखी गई हर्षवर्धन के बारे में, और हर्ष चरित्रम में इसका विस्तार से वर्णन है कि राजा हर्षवर्धन अपनी बेटी का बुखार ठीक करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है, और वो बर्फ बनाने की पूरी तकनीकी है। और राजा हर्षवर्धन का जो समय है ना, वो 6वीं शताब्दी का है, माने आज से लगभग 1500 साल पहले, 1400 साढ़े 1400 साल पहले। अंग्रेजों के यहाँ बर्फ पड़ती है, अमरीकियों के यहाँ बर्फ पड़ती है, फ्रांस में बर्फ पड़ती है, जर्मनी में बर्फ पड़ती है, लेकिन वो बर्फ बनाना 18वीं शताब्दी तक नहीं जानते थे। जिनके यहाँ बर्फ पड़ती है वो बर्फ बनाना नहीं जानते। बर्फ बनाने के लिए पानी को एक विशेष तापमान पर रखना पड़ता है और एक विशेष दबाव उसको देना पड़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करके ही बर्फ बन सकती है। बहुत जटिल प्रक्रिया है, आसान काम नहीं है ये, लेकिन हर्षवर्धन को ये मालूम था और उसने बर्फ बनाना और बनवाना अपने राज्य में शुरू किया था। उस समय से भारत में बर्फ बनाने की परंपरा है। बर्फ हमारे यहाँ भगवान के द्वारा बहुत कम दी गई है, लेकिन बनाना हमको दुनिया में सबसे पहले आया। अब हमको ये स्थापित कराना अभी बाकी है कि सबसे पहले बर्फ भारत में बनी। अंग्रेज लोग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बर्फ 18वीं शताब्दी में बनाई, हमने उनसे 1000 साल पहले बर्फ बनाई। सारी दुनिया को ये बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी हमने दी है। कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया। कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। हमारे भारत में एक घास होती है, उसको सन कहते हैं, और एक घास होती है उसको मूंज कहते हैं। गांव के लोग हैं उनको तो ये दोनों शब्द अच्छे से समझ में आएंगे। एक सन होती है और एक मूंज होती है। मूंज जो है ना बहुत तीखी होती है, उंगली को काट सकती है और खून निकाल सकती है। सन वाली घास जो होती है वो थोड़ी नरम होती है, उंगली को काटती वाटती नहीं। और भारत के हर गांव में इफरात में होती है और फोकट में होती है। पूर्वी भारत और मध्य भारत में तो हर गांव में होती है। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, आसाम में कोई गांव नहीं जहां सन ना हो, मूंज ना हो। तो जिन इलाके में सन और मूंज सबसे ज्यादा होती रही है, इसी इलाके में सबसे पहले कागज बनना शुरू हुआ। वो सन की घास से और मूंज की घास से हमने सबसे पहले कागज बनाया, और सबसे पहला कागज बना के दुनिया को हमने दिया। और वो कागज बनाने की तकनीक आज से 2000 साल पुरानी। और चीन के जो दस्तावेज हैं, वहां से ये बात मुझे पता चली। चीनियों के दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा। तो उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से, यहाँ से सीखा, सन और मूंज की रस्सी से। इसी तरह से दुनिया में सबसे पहली बैटरी समझते हैं, ड्राई सेल, अंग्रेजी में कहूं तो शायद जल्दी समझना, ड्राई सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। और ड्राई सेल बनाने की जो विधि है ना, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त्य द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहली ड्राई सेल बनाई थी और उसका विस्तार से उनका वर्णन है अगस्त्य संहिता में। पूरा ड्राई सेल बनाने की टेक्नोलॉजी, पूरी तकनीक उन्होंने दी है, और हम में से कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राई सेल बनता है, और हजारों वर्ष पहले की वो तकनीक है। इसका माने क्या हुआ, जो देश के वैज्ञानिक और महर्षि ड्राई सेल बनाना जानते हो, वो विद्युत के बारे में भी जानते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी जानते होंगे, करंट के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि ड्राई सेल यही करता है। करंट के फ्लो के लिए ही हम उसका उपयोग करते हैं। ये अलग बात है कि वो डायरेक्ट करंट है, और आज की दुनिया में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट है, लेकिन डायरेक्ट करंट का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई तो वो भारत में महर्षि अगस्त्य को ही है। इसी तरह से
दुनिया में सबसे पहला सिक्का, कॉइन जिसको हम कहते हैं, वो भारत ने बनाया और सारी दुनिया को सिक्का बनाना सिखाया। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से 3-3,500 साल पहले का इतिहास है। उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की जानकारी। इसी तरह से जस्ता बनाना, जिंक, सारी दुनिया को भारत ने सिखाया, जिंक बनाना। हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है, जिंक कैसे बनता है। और 13वीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था रस रत्न समुच्चय। उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन। पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया। मरकरी जो सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है, वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है और रस रत्न समुच्चय में भी बहुत विस्तार से वर्णन है। और एक बहुत रोचक जानकारी, दुनिया में सबसे पहले बारूद बना वो भारत में, बस इस्तेमाल उसका हुआ फुलझड़ी चलाने में। ये रोचक बात है। हमने बारूद बनाया सबसे पहले, लेकिन उसका बम नहीं बनाया, उसकी फुलझड़ी बनाई। क्यों? मारना नहीं है ना, हम तो अहिंसा वाले लोग हैं ना। बारूद से मार भी सकते हैं, बम बना के किसी को ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन वही बारूद फुलझड़ी भी बनाता है, वही बारूद वो चक्री भी बनाता है और वही बारूद से अनार बनता है। तो हमने बारूद बनाया अनार के लिए, फुलझड़ी के लिए, चक्री के लिए। हमने बारूद नहीं बनाया बम के लिए। और दुनिया ने हमसे बारूद बनाना सीख लिया तो उन्होंने फुलझड़ी नहीं बनाई, उन्होंने बम बनाया और दुर्भाग्य से फिर हमको ही मारने के काम में उसको लाया। और एक दो रोचक बातें कहता हूँ। दुनिया का सबसे पहला, कृषि की बात थोड़ी कर लेता हूँ। दुनिया में सबसे पहला जो उपकरण माना जाता है ना, सबसे पहला उपकरण, वो है पहिया, व्हील, चक्र। ये भारत में बना। व्हील का इन्वेंशन, व्हील का आविष्कार भारत में हुआ, चक्र का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ। उस पहियों को हमने बैलगाड़ी में लगाया और बैलगाड़ी को चलाया। दूसरों ने उस पहियों को हवाई जहाज में लगाया, उसमें चलाया। पहिया तो एक ही है, वो हवाई जहाज में लगे या बैलगाड़ी में। और फिर हमने दुनिया का सबसे पहला कृषि उपकरण दिया, पूरी दुनिया को मालूम नहीं था उसके बारे में, हल, खेत में जोतने वाला हल। 1 फल वाला हल, 2 फल वाला हल, 3 फल वाला हल, जिसको तिफारा कहते हैं, दुफारा कहते हैं, 1 फारा कहते हैं। ये तीनों तरह के हल सबसे पहले भारत में बने और दुनिया ने हमसे खेती करना सीखा हल चलाकर। इसी तरह से हसिया है, हथौड़ा है, बेलचा है, खुरपी है, खुरपा है, पवित्र है, सैकड़ों किस्म के कृषि उपकरण सबसे पहले भारत में बने और सारी दुनिया में यहाँ से गए, क्योंकि हजारों साल पहले कृषि भारत से शुरू हुई और दूसरों ने फिर हमारी नकल करके कृषि करना शुरू किया। कृषि में बीज बोने की एक खास पद्धति होती है, एक ही लाइन में बीज को बोना। ये सारी विशेष पद्धति मानी जाती है पूरी दुनिया में, ये भारत ने ही दी है। एक लाइन में बीज को बोना और पूरे खेत में कहीं से भी खड़े होकर देखो, वो लाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। उसके लिए उपकरण हमने बनाया जिसको अंग्रेजी में ड्रिल प्लाऊ कहते हैं। वो ड्रिल पवित्र हम लोग कहते हैं, वो सबसे पहले भारत में बना और सारी दुनिया ने उसकी नकल की। आप जानते हैं, आप में से जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, कि धान का बीज पहले रोपा जाता है, फिर पौधा थोड़ा बड़ा होता है, उस पौधे को उखाड़कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित किया जाता है। ये जो टेक्निक है वो पूरी दुनिया को भारत ने सिखाई है। धान के बीज को एक जगह बोना, फिर उसको जड़ सहित उखाड़कर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर देना ताकि उत्पादन ज्यादा मिले और खेत का नुकसान सबसे कम हो। ये पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया धान लगाने की ये पद्धति, और सारी दुनिया में धान इसी तरीके से लगाया जाता है। ये हैरानी की बात है, दुनिया के 155 देश धान का उत्पादन करते हैं, भारत की नकल करके इसी पद्धति से वो धान का उत्पादन करते हैं। और एक महत्व की बात कि सारी दुनिया को जानवरों के मल मूत्र से खाद और कीटनाशक बनाना सबसे पहले भारत ने सिखाया। गाय के गोबर से, भैंस के गोबर से, बैल के गोबर से, गाय के मूत्र से, बैल के मूत्र से, भैंस के मूत्र से क्या क्या कीटनाशक बन सकते हैं, कौन कौन सी खाद बन सकती है, ये सारी दुनिया को भारत ने सिखाई।
तो कृषि में बहुत कुछ हमने दिया, तकनीकी में हमने बहुत कुछ दिया, विज्ञान में हमने बहुत कुछ दिया, और हम पराविद्या में चले जाएं तो उसमें तो सब कुछ हम ही ने दिया है पूरी दुनिया को। अध्यात्म है, धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है। भारत के बारे में एक रोचक जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको कि दुनिया के सारे धर्मों की जड़ भारत में है। सारे धर्मों की जड़ भारत में है। कोई देश ये नहीं कह सकता कि हमने ये धर्म अपने यहाँ से शुरू किया, क्योंकि मूल बात हमारे पास है। तो सभी धर्मों का प्रादुर्भाव हमारी शिक्षा में से हुआ होगा, हमारी सभ्यता संस्कृति में से हुआ होगा। तो अगर पराविद्या में देखें, अपराविद्या में देखें, प्रचंड भंडार है जो भारत ने दिया। इतना कुछ भारत ने दुनिया को दिया। तो मैं आपसे बस एक ही निवेदन करना चाहता हूं अंत में कि आप आज के इस व्याख्यान के बाद अपने मन में कभी भी हीनता मत आने दीजिए, लघुता मत आने दीजिए, कोई आत्मग्लानि मत आने दीजिए। अब गर्व से कहिए, गौरव से कहिए कि विमान का आविष्कार हमने किया, बर्फ का आविष्कार हमने किया, स्टील का आविष्कार हमने किया, खगोल शास्त्र का सारा ज्ञान दुनिया को हमने दिया, गणित में नंबर सिस्टम हमने दिया, वर्गमूल दिया, घनमूल दिया, वैदिक गणित के सूत्र दिए। इतना कुछ दुनिया को हमने दे दिया है कि दुनिया हमारा सैकड़ों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम है, हजारों बार आभार व्यक्त करे तो भी वो कम है। हमारे मन से अब ये हीन भावना निकल जानी चाहिए। और आगे का एक कदम जो हमें उठाना है वो ये कि आज का व्याख्यान खाली व्याख्यान मात्र नहीं है। भारत स्वाभिमान की मदद से हमें एक बहुत बड़ा विश्वव्यापी अभियान चलाना है। अपनी खोज को, अपने इन्वेंशंस को दुनिया भर के सामने स्थापित करने के लिए और पुरानी की गई गलती को ठीक करने के लिए जो ऐतिहासिक रूप से भूल हो गई। आप सभी इस अभियान में लगेंगे, मेरा विश्वास है। अपने मन से हीन भावना निकालेंगे, दूसरों के मन से भी निकालने का प्रयास करेंगे। ईश्वर हमें जरूर मदद करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। सूत्रों को जो सीख लेगा वो गणित का इतना बड़ा पंडित हो जाएगा कि कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कैलकुलेशन वो कर पाए। कुछ भारतवासी सारी दुनिया में अपना चमत्कार दिखाते रहते हैं गणित का। एक बहन जी है, एक माता जी है, नाम नहीं लेना चाहता उनका, आप सब समझ जाएंगे एक मिनट में। वो पूरी दुनिया में प्रवास करती हैं और बड़े बड़े शो करती हैं। लाखों रुपए उस शो के वो लेती हैं। एक एक व्यक्ति उस शो में जाए तो हजारों रुपए की टिकट खरीदता है, डॉलर्स में खरीदता है। और वो माताजी सबको यही बताती हैं गणित के सूत्र, और चमत्कारिक तरीके से बताती है। 10 अंक का कुछ संख्या लिख दो और 10 अंक की एक संख्या लिख दो, दोनों का गुणा कर दो। कैलकुलेटर जितनी देर में बताएगा वो माताजी उसके पहले बता देती है। और लाखों डॉलर बरसते हैं उनके ऊपर। वो कुछ भी नहीं है, वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र हैं। कोई सीख लेगा तो वो बता देगा, उसमें कौन सी खास बात है। और उनके बारे में अखबारों में बड़ा बड़ा विज्ञापन आता है, जिनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज चलता है, जिनके गणित की गणनाएं कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। ऐसी माता जी का व्याख्यान सुनने आइए या दर्शन करने आइए। मैं सोचता हूँ कि ऐसी तो सभी माताएं हो सकती है, सभी बहनें हो सकती है, सभी भाई हो सकते हैं। बस वैदिक गणित के वो 17 सूत्र सीखने की देर है। और वो सूत्र अगर आपको सीखने हो तो पुस्तकें उसकी बाजार में उपलब्ध हैं। मेरी आपको एक विनम्र प्रार्थना है, वो ये कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो सूत्र जरूर सिखा दीजिए। गणित उनको रोचक हो जाए। हमारे देश के बच्चों को गणित में ही सबसे ज्यादा बोरियत आती है, क्योंकि आज जो हम गणित सीखते हैं और सिखाते हैं वो अंग्रेजों के तरीके से सीखते हैं और अंग्रेजों के तरीके से सिखाते हैं। उसमें रस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये जो वैदिक गणित लिखा गया है, इसको सीखने में इतना रस है कि आप 90 साल के भी हो जाएं तो भी आप वैसे ही सीखेंगे जैसे 15-17 साल के बच्चे सीखते हैं। हमारे भारत में शिक्षा के बारे में जो सबसे गहरी बात है कि शिक्षा को रसपूर्ण बना के सिखाना, हंसते हंसते सिखा देना, खेलते खेलते सिखा देना, गाना गाते गाते सिखा देना, गीत गाते गाते सिखा देना, दुनिया में कहीं नहीं है ये। तो वैदिक गणित के सूत्रों को आप सीखें, बहुत अच्छा हो। नहीं तो अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं,
उनसे आप आसानी से कर सकते हैं। और मेरा तो कहना है कि आप सीखकर दूसरों को सिखाने का अभियान चला सकते हैं। कम से कम ये जो तिलिस्म बना हुआ है 2-3 लोगों के नाम पर कि वो गणना करते हैं कंप्यूटर से ज्यादा तेज, मैं चाहता हूँ भारत स्वाभिमान का हर कार्यकर्ता, वो भाई हो या बहन, कंप्यूटर से तेज गणना कर सकता है अगर वैदिक गणित के ये सूत्र सीखे। एक दो बात और कहना चाहता हूँ। हम भारतवासियों ने दुनिया को और क्या क्या दिया है। सारी दुनिया को सबसे पहले बर्फ बनाना हमने सिखाया। अद्भुत देश है ये भारत, यहाँ बर्फ सबसे कम है लेकिन बर्फ बनाना सबसे ज्यादा हम ही जानते हैं। भारत में बर्फ जहाँ है ना, वो कुल मिला के 2-4 राज्य हैं। एक तो जम्मू कश्मीर है, एक तो हिमाचल प्रदेश है, एक तो हमारा ये उत्तराखंड है, और थोड़ा बहुत उत्तर पूर्व के कुछ प्रदेश हैं छोटे, जहाँ पर बर्फ गिरती है। ये बर्फ प्रकृति की बनाई हुई है, लेकिन हम भारतवासी इस बात का गर्व कर सकते हैं कि मनुष्य की बनाई हुई सबसे पहली बर्फ हमने दी है दुनिया को, और उसकी तकनीकी भी हमने बताई है पूरी दुनिया को। हमारे देश में एक महान राजा हुआ, उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में आप सबने पढ़ा है, सुना है, जानकारी आपको होगी। हर्षवर्धन की 2-3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि वो वैज्ञानिक था और राजा हुआ। सबसे बड़ी बात उसके बारे में जो दुनिया नहीं जानती वो ये कि वो खाली राजा नहीं था, वो वैज्ञानिक था और राजा हुआ, और चक्रवर्ती सम्राट हुआ। चक्रवर्ती सम्राट का मतलब आप समझते हैं? भारत में चक्रवर्ती सम्राट कौन हो सकता है? जो एक गांव का राजा होता है उसको हमारे देश में कहा जाता है सरपंच। जो 10 गांव का राजा होता है उसको कहा जाता है नायक। जो 100 गांव का राजा होता है उसको कहते हैं सामंत। जो 1000 गांव का राजा होता है उसको कहते हैं राजा। फिर 10,000 गांव का जो हो जाए राजा वो महाराजा। फिर 1 लाख गांव का जो हो जाए वो सम्राट, और 7 लाख गांव का जो राजा हो वो चक्रवर्ती सम्राट। और भारत में लगभग 7 लाख ही गांव रहे। तो हर्षवर्धन चक्रवर्ती सम्राट था, माने पूरे भारत का राजा था। एक बात, वैज्ञानिक था। दूसरी बात, और विज्ञान की किस भाषा में उसको दक्षता थी? केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। केमिस्ट्री उसको बहुत आती। जब वो राजा बना, उसकी बेटी बीमार हो गई और उसको बहुत तेज बुखार आया। तो पहली बार उसने अपनी बेटी का बुखार उतारने के लिए बर्फ बनवाई और उसका इस्तेमाल किया। हर्ष चरित्रम करके एक पुस्तक लिखी गई हर्षवर्धन के बारे में, और हर्ष चरित्रम में इसका विस्तार से वर्णन है कि राजा हर्षवर्धन अपनी बेटी का बुखार ठीक करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल कर रहा है, और वो बर्फ बनाने की पूरी तकनीकी है। और राजा हर्षवर्धन का जो समय है ना, वो 6वीं शताब्दी का है, माने आज से लगभग 1500 साल पहले, 1400 साढ़े 1400 साल पहले। अंग्रेजों के यहाँ बर्फ पड़ती है, अमरीकियों के यहाँ बर्फ पड़ती है, फ्रांस में बर्फ पड़ती है, जर्मनी में बर्फ पड़ती है, लेकिन वो बर्फ बनाना 18वीं शताब्दी तक नहीं जानते थे। जिनके यहाँ बर्फ पड़ती है वो बर्फ बनाना नहीं जानते। बर्फ बनाने के लिए पानी को एक विशेष तापमान पर रखना पड़ता है और एक विशेष दबाव उसको देना पड़ता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करके ही बर्फ बन सकती है। बहुत जटिल प्रक्रिया है, आसान काम नहीं है ये। लेकिन हर्षवर्धन को ये मालूम था और उसने बर्फ बनाना और बनवाना अपने राज्य में शुरू किया था। उस समय से भारत में बर्फ बनाने की परंपरा है। बर्फ हमारे यहाँ भगवान के द्वारा बहुत कम दी गई है, लेकिन बनाना हमको दुनिया में सबसे पहले आया। अब हमको ये स्थापित कराना अभी बाकी है कि सबसे पहले बर्फ भारत में बनी। अंग्रेज लोग बताते हैं कि उन्होंने सबसे पहले बर्फ 18वीं शताब्दी में बनाई। हमने उनसे 1000 साल पहले बर्फ बनाई। सारी दुनिया को ये बर्फ बनाने की टेक्नोलॉजी हमने दी है। कागज बनाना पूरी दुनिया को भारत ने सिखाया। कागज बनाना सबसे पहले भारत में शुरू हुआ। हमारे भारत में एक घास होती है, उसको सन कहते हैं, और एक घास होती है उसको मूंज कहते हैं। गांव के लोग हैं, उनको तो ये दोनों शब्द अच्छे से समझ में आएंगे। एक सन होती है और एक मूंज होती है।
मूंज जो है ना बहुत तीखी होती है, उंगली को काट सकती है और खून निकाल सकती है। सन वाली घास जो होती है वो थोड़ी नरम होती है, उंगली को काटती वाटती नहीं। और भारत के हर गांव में इफरात में होती है और फोकट में होती है। पूर्वी भारत और मध्य भारत में तो हर गांव में होती है। बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, आसाम में कोई गांव नहीं जहां सन न हो, मूंज न हो। तो जिन इलाके में सन और मूंज सबसे ज्यादा होती रही है, इसी इलाके में सबसे पहले कागज बनना शुरू हुआ। वो सन की घास से और मूंज की घास से हमने सबसे पहले कागज बनाया और सबसे पहला कागज बना के दुनिया को हमने दिया। और वो कागज बनाने की तकनीक आज से 2000 साल पुरानी। और चीन के जो दस्तावेज है वहां से ये बात मुझे पता चली। चीनियों के दस्तावेजों में ये लिखा हुआ है कि उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से सीखा। तो उन्होंने जो कागज बनाना सीखा वो भारत से, यहाँ से सीखा, सन और मूंज की रस्सी से। इसी तरह से दुनिया में सबसे पहली बैटरी समझते हैं, ड्राई सेल, अंग्रेजी में कहूं तो शायद जल्दी समझना, ड्राई सेल बैटरी सबसे पहले भारत में बनी। और ड्राई सेल बनाने की जो विधि है ना, जो आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार कर रखी है, वो महर्षि अगस्त्य द्वारा दी गई विधि है। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहली ड्राई सेल बनाई थी और उसका विस्तार से उनका वर्णन है अगस्त्य संहिता में। पूरा ड्राई सेल बनाने की टेक्नोलॉजी, पूरी तकनीक उन्होंने दी है और हम में से कई लोगों ने उस तकनीक से बना के देखा है और ड्राई सेल बनता है, और हजारों वर्ष पहले की वो तकनीक है। इसका माने क्या हुआ? जो देश के वैज्ञानिक और महर्षि ड्राई सेल बनाना जानते हो, वो विद्युत के बारे में भी जानते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी जानते होंगे, करंट के बारे में भी जानते होंगे, क्योंकि ड्राई सेल यही करता है। करंट के फ्लो के लिए ही हम उसका उपयोग करते हैं। ये अलग बात है कि वो डायरेक्ट करंट है और आज की दुनिया में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो अल्टरनेटिव करंट है, लेकिन डायरेक्ट करंट का सबसे पहले जानकारी दुनिया को हुई तो वो भारत में महर्षि अगस्त्य को ही है। इसी तरह से दुनिया में सबसे पहला सिक्का, कॉइन जिसको हम कहते हैं, वो भारत ने बनाया और सारी दुनिया को सिक्का बनाना सिखाया। ये जो सिंधु घाटी की सभ्यता का अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आज से 3-3.5 हजार साल पहले का इतिहास है। उसमें सिक्के बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन है और सिक्के की ढलाई करने के लिए बहुत सारी फैक्ट्रियों की जानकारी। इसी तरह से जस्ता बनाना, जिंक, सारी दुनिया को भारत ने सिखाया, जिंक बनाना। हमसे पहले कोई नहीं जानता था कि जस्ता कैसे बनता है, जिंक कैसे बनता है। और 13वीं शताब्दी में भारत में एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम था रस रत्न समुच्चय। उस पुस्तक में जिंक बनाने का बहुत विस्तार से वर्णन। पारा बनाना सारी दुनिया को हमने सिखाया। मरकरी जो सबसे मुश्किल है, सबसे जटिल है, वो पारा बनाने का चरक संहिता में बहुत विस्तार से वर्णन है और रस रत्न समुच्चय में भी बहुत विस्तार से वर्णन है। और एक बहुत रोचक जानकारी, दुनिया में सबसे पहले बारूद बना वो भारत में, बस इस्तेमाल उसका हुआ फुलझड़ी चलाने में। ये रोचक बात है। हमने बारूद बनाया सबसे पहले, लेकिन उसका बम नहीं बनाया, उसकी फुलझड़ी बनाई। क्यों? मारना नहीं है ना, हम तो अहिंसा वाले लोग हैं ना। बारूद से मार भी सकते हैं, बम बना के किसी को ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन वही बारूद फुलझड़ी भी बनाता है, वही बारूद वो चक्री भी बनाता है और वही बारूद से अनार बनता है। तो हमने बारूद बनाया अनार के लिए, फुलझड़ी के लिए, चक्री के लिए। हमने बारूद नहीं बनाया बम के लिए। और दुनिया ने हमसे बारूद बनाना सीख लिया तो उन्होंने फुलझड़ी नहीं बनाई, उन्होंने बम बनाया और दुर्भाग्य से फिर हमको ही मारने के काम में उसको लाया। और एक दो रोचक बातें कहता हूँ। दुनिया का सबसे पहला, कृषि की बात थोड़ी कर लेता हूँ। दुनिया में सबसे पहला जो उपकरण माना जाता है ना, सबसे पहला उपकरण, वो है पहिया, व्हील, चक्र। ये भारत में बना। व्हील का इन्वेंशन, व्हील का आविष्कार भारत में हुआ, चक्र का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ। उस पहियों को हमने बैलगाड़ी में लगाया और बैलगाड़ी को चलाया। दूसरों ने उस पहियों को हवाई जहाज में लगाया, उसमें चलाया। पहिया तो एक ही है,
वो हवाई जहाज में लगे या बैलगाड़ी में।